हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि इस पिछले एसएससी सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं पिछले साल से। और सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आंसर तो फ़िलहाल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके एक एक को बताऊंगा अच्छे से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मण नायक किस राज्य के थे। तो इसमें दिया है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मण नायक किस राज्य के थे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1842 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन की जो है 8 अगस्त को घोषणा हुई थी। 8 अगस्त को घोषणा हुई थी और 9 अगस्त से शुरुआत हुई थी इसकी। 8 अगस्त से घोषणा हुई थी और 9 अगस्त से शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम पे लक्ष्मण नायक जी जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उड़ीसा से। उड़ीसा से गांधी जी का ये साथ दे रहे थे 1842 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस टाइम पे ये जो है गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी यहाँ पे, उनको धरने और आंदोलन के तहत जो है, आंदोलन के टाइम पे वहाँ पे 40 से 42 लोगों की हत्या हो गई थी। तो उसमें जो है इनका नाम आया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और ये शहीद हो गए थे। तो ये जो कहाँ के थे दोस्तों, उड़ीसा के थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा पे हम लोग जो है राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2019 में यूरोपीय लीग शीर्ष स्कोरर के रूप में अपना 6वां गोल्डन शू किसने प्राप्त किया था। तो चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ एक चीज़। एक तो होता है आपका फीफा, एक जो चीज़ है आपकी वो है फीफा। फीफा अवार्ड देती है फीफा एक अवार्ड देती है जिसको कहते हैं बेस्ट प्लेयर अवार्ड। बेस्ट प्लेयर अवार्ड होता है जो कि फीफा के तरफ से दिया जाता है। और एक अवार्ड होता है जो फ्रांस की फुटबॉल कम्युनिटी जो है उसकी तरफ से दिया जाता है, जिसको कहते हैं बॉल ऑन डे और। ठीक है, और यूरोपियन लीग की तरफ से दिया जाता है जो अवार्ड, उसको कहते हैं गोल्डन शू अवार्ड। तो 2019 में लियोनेल मेसी, जो कि बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलते हैं और अर्जेंटीना के हैं, कंट्री इनकी अर्जेंटीना है और क्लब जो है बार्सिलोना है, तो इनको जो है 2019 में गोल्डन शू अवार्ड मिला था। और साथ ही साथ बेस्ट प्लेयर अवार्ड, प्लस साथ ही साथ फ्रांस की तरफ से बॉलोन डी और, जो कि फ्रांस की कम्युनिटी द्वारा दिया जाता है, वो भी अवार्ड इनको मिला था। तो 2019 में ये ध्यान रखेंगे लियोनेल मेसी के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हेली धूमकेतु की आवधिकता क्या है। देखिए पहली बात तो हम एक एक शब्द समझेंगे कि क्या है हेली धूमकेतु क्या है। पहली बात हम कहेंगे धूमकेतु क्या है और उसकी आवधिकता का क्या मतलब होता है। धूमकेतु देखिए एक चीज़ होती है आपका स्टार, तारे होते हैं। एक होता है एस्टेरॉइड जो कि चट्टानों से बना होता है, तारों के टूटने से। और एक आपका होता है प्लैनेट, और एक आपका होता है कॉमेट, इसको बोलते हैं, जिसको धूमकेतु बोलते हैं। कॉमेट को ही धूमकेतु बोलते हैं। तो हेली कॉमेट जो है आपका, इसकी आवधिकता मतलब ये कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई पड़ता है। तो हेली कॉमेट जो है आपका, ये पहली बात तो ये बर्फ़, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया से बना हुआ होता है। और जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो इसमें जलने लगता है। धूम का मतलब क्या हो गया, धुएं जैसा आकार इसका होता है। और जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगता है, तो इसकी पूंछ सी बन जाती है, तो इसलिए इसको धूमकेतु कहते हैं। और हेली कॉमेट, इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं धूमकेतु को। तो हेली कॉमेट जो है बहुत ही रेयर कॉमेट है। यह जो है 75 से 76 साल में, 75 to 76 ईयर में एक बार आता है। लास्ट ये आया था 1986 में, 1986 में दिखा था। और जो अब इसकी आने की संभावना है वो है 2061 से 62 में, ये कभी भी दिख सकता है। ठीक है, 61 या 62 में।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इसी क्वेश्चन से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि स्टारडस्ट नाम का एक वायुयान जो है भेजा गया था अमेरिका के द्वारा। स्टारडस्ट नाम का जो वायुयान था, स्टारडस्ट, तो स्टारडस्ट को जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने भेजा था सैंपल लेने के लिए। स्टारडस्ट नाम के वायुयान को भेजा था अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने सैंपल लेने के लिए। कहाँ से? हेली कॉमेट से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु संरक्षण की दुनिया को देखने के लिए पशु संरक्षण की दुनिया को देखने के लिए 26 अगस्त 2019 से कई देशों को साइट्स के दायरे में रखा गया। ठीक है, साइट्स के दायरे में लाया गया। इसमें ई का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे साइट्स क्या है और ये किस लिए काम करता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है जो कि ये टेक केयर करती है ट्रेडिंग का, कि जो रेयर स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड, जिनके ऊपर खतरा है, उनका जो है उनकी ट्रेडिंग ना हो सके, उनका खरीद फरोख्त ना हो सके, इसका ये टेक केयर करती है। जैसे कि इंडिया में अपने है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कि WPA जो कि 1972 में लागू हुआ था। WPA, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्ज़ाम में, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि WPA कब लागू हुआ है। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है 1972 में लागू हुआ है, जिससे कि जानवरों की खरीद फरोख्त और उनके जो है मिसयूज को रोका जा सके। तो इसमें जो है साइट्स में ई का मतलब यही होता है, इंडेंजर्ड होता है। देखिए कॉन्वेशन, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने की, काफ़ी बड़ा वर्ड है। कॉन्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, समस्याएं तो हैं दोस्तों, साधनों की कमी के कारण थोड़ी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही अच्छे ला के दे रहा हूं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। इंडेंजर्ड मतलब ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है। ठीक है, इंडेंजर्ड यहाँ पे इसका मतलब हो गया। और ये जो है 1 जुलाई 1975 से लागू है साइट्स, और इसके पहले जो है WPA इसके पहले लागू हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक था? देखिए गुप्त शासक इसमें से कौन था? नीचे से शुरू करते हैं। कनिष्क जो है शक वंश के राजा थे, धनानंद नंद वंश के राजा थे, और बीमाकर फिसेस ये जो है सोने के सिक्के प्रचलित करने के लिए जाने जाते हैं, और विक्रमादित्य। पहली बात तो हम गुप्त वंश की बात करेंगे। गुप्त वंश जो है 319 ईस्वी से 467 ईस्वी तक चला था। 319 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त वंश चला था, और जिसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त जो है पहला शासक था। उसके बाद एक शासक और थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी में गुप्त शासक थे, और इन्हीं के राज में फाहियान जो कि एक चीनी यात्री है वो इन्हीं के राज में आया था। और इसके बाद जो है अगले शासक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस लिए फेमस थे? समुद्रगुप्त, एक क्वेश्चन आया था, समुद्रगुप्त किस लिए फेमस थे? तो वो बीड़ा बजाते थे अपने राज दरबार में, इसलिए समुद्रगुप्त फेमस थे। उसके बाद अगला शासक जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य दोनों एक ही हैं। और उसके बाद जो अगला शासक था कुमारगुप्त भी फेमस है। कुमारगुप्त प्रथम इसलिए फेमस है क्योंकि उसी ने अपने टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और इसका जो PDF है मैं लिंक में दे रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें जब तक एक्सप्लेन नहीं होंगी तब तक आपको याद नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी। ठीक।
ठीक है। तो जो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय था उसी का नाम विक्रमादित्य था, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य आपका ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, भारत माता की पेंटिंग देखिए सर दोस्तों, ये बात है 1905 की, 1905 की। बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम पे कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम पे, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। तो उस टाइम पे जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन में जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जैसे कि अभी इस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का वो हो रहा है, तो ये स्वदेशी से ही मैच था कि स्वदेशी अपनाओ, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो। तो इसमें जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल का विभाजन कराया गया तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी प्रस्तुति करते थे कि देश प्रेम की भावना उस टाइम देश में ज़्यादा थी। तो उसमें ये था कि कोई एक ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसको हम माने, पूजा करें, जिसकी भारत माता के रूप में। तो भारत माता की एक तस्वीर जो है अबींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जिसमें कि भारत माता का चित्र था जो एक देवी की तरह थी, और उनके एक हाथ में धान का पौधा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में सफ़ेद कपड़ा, और ऐसी ही चीज़ें थी। तो ये जो है अबींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेन कर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th में किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार जीता? 2019 में संजय सुब्रमण्यम ने, पहली बात तो हम जानेंगे कि डेन डेविड पुरस्कार होता क्या है। डेन डेविड पुरस्कार $1 मिलियन की प्राइज होती है जो इजराइल की तरफ से दी जाती है, और ये दी जाती है खोजों के लिए, साइंटिस्ट को, लेखकों को, ऐसे लोगों को दी जाती है। और ये तीन स्टेप में दी जाती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए भी आपको मिलेगा, प्रेजेंट में अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी मिलता है, और फ्यूचर के लिए तो हर साल मिलता है ये। तो 2019 में जो है ये संजय सुब्रमण्यम को मिला था मैक्रो हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने एक लेख लिखा था, उसके ऊपर मिला था। और 2020 में मैं आपको बता दूं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में गीता सुब्रमण्यम को मिला था जेंडर इक्वलिटी के ऊपर लेख लिखने के लिए। 2020 में गीता सुब्रमण्यम को, याद कर लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एसएससी में। गीता सुब्रमण्यम को 2020 में मिला था, क्योंकि ये देखिए करंट अफेयर में आ जाता है एक तरह से आपका। तो 2020 में गीता सुब्रमण्यम को जेंडर इक्वलिटी के ऊपर लेख लिखने पे ये चीज़ें मिली थी, ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, इजराइल की तरफ से दिया जाता है, $1 मिलियन का प्राइस होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा लेख भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कैग बोलते हैं, के स्वतंत्र होने का प्रावधान करता है? देखिए पहली बात तो हम जानेंगे कि कैग है क्या, और ये इसका काम क्या होता है और इसकी नियुक्ति कैसे होती है। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की नियुक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और कैग को पब्लिक पर्स का रक्षक भी कहा जाता है। मतलब कि सरकार, पब्लिक का जो पैसा होता है उसकी देख रेख करना, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कितना कैसे खर्च हो रहा है, उस सब चीज़ों की देख रेख करना, ये जो है आता है आपका कैग के अंतर्गत। महालेखा परीक्षक करते हैं ये चीज़। और पहले महालेखा परीक्षक जो है ये आपके थे वी नरहरि राव थे, और 13वें महालेखा परीक्षक जो है कैग, 13वें कैग अपने प्रेजेंट टाइम में जो है राजीव महर्षि जी हैं। और इसमें आपका ये आता है आर्टिकल 148 में। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 110 का मिलता है, 110 का, वो उसमें मनी विधेयक का होता है, वो वित्त विधेयक का। आर्टिकल 343 होता है संघ की राजभाषा, जो कि हिंदी और देवनागरी है। ये ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। आर्टिकल 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, 34 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ कि इस टाइम पे अपने जो 47वें चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? एस ए बोबडे जी, जो कि 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और कैग का कार्यकाल हमेशा जो है 6 साल या उनकी आयु जो है 65 ईयर तक ही होती है। ठीक है,
अगर 65 ईयर होने में उनकी मान लीजिए नियुक्ति जो है 63 ईयर्स में होती है, तो उनका कार्यकाल 2 ही साल रहेगा। 65 साल से पहले पहले उनकी जो है रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल से ही रिलेटेड है, संविधान से ही रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के पूर्व प्रफिक्स या सफिक्स के रूप में नहीं किया जा सकता? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, पद्मश्री हंसराज हंस। कभी भी कोई भी नागरिक पुरस्कार जो सिविलाइज्ड पुरस्कार होता है जो दिया जाता है, उसमें कभी भी नाम के आगे उस पुरस्कार का नाम नहीं लिखते हैं। न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, बहुत सारे लोग छाप देते हैं, लेकिन जो कि गलत है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, एकेडमिक डिग्री हासिल कर रहे हैं, या फिर कहीं से आपको कोई उपाधि मिलती है, मान लीजिए कहीं से किसी को सर की उपाधि मिलती है, या आप अपनी पढ़ाई के बेस पे डॉक्टर की उपाधि पाते हैं, इंजीनियर लोग लिख लेते हैं, अपना इंजीनियर लिख लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी नागरिक पुरस्कार है तो उसका नागरिक सम्मान पुरस्कार है, तो उसको आप जो है अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आता है आपका आर्टिकल 18 फर्स्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। SI इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इकाई की लंबाई क्या है? सॉरी, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है, लंबाई की इकाई क्या है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो लंबाई की इकाई क्या है? SI क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैटिक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि, और आपका ये जो है इसमें देखिए लंबाई की इकाई क्या होती है। देखिए पहली बात तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिसमें द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, लंबाई का आपका इसमें मीटर होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी आता है ये एग्ज़ाम में। 2019 में किस पूर्व खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ NCA क्या होता है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। इसकी स्थापना सन 2000 में चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, उसमें हुई थी। और इसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे राज सिंह डोंगरपुर थे, और इसके 2019 में इसका अध्यक्ष बनाया गया राहुल द्रविड़ को। ठीक है, राहुल द्रविड़ को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और ये इसलिए होता है कि जो कि आप हमारे जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी जो है उनके प्रशिक्षण के रिलेटेड होता है, NCA को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आया है क्वेश्चन नंबर 12। अमर सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता कौन है? देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये अमर सोनार ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान, इसके भी रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, इसके भी रचयिता हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रगान के भी रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। ठीक है, और ये जो है 1911 में जो है 1911 में पंडित विशंभरनाथ दत्त की अध्यक्षता में 27 दिसंबर में इन्होंने जो है राष्ट्रगान इन्होंने गाया था। और इसका पहला प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था 27 दिसंबर को। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कृषि क्षेत्र में कौन सी कार्यशील पूंजी है? देखिए, कार्यशील पूंजी का मतलब ये होता है कि जिस साधन का हमको काम डेली लग रहा है, वर्किंग कैपिटल, मतलब रोज़मर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती हैं कृषि में। तो थ्रेसिंग मशीन, आप डेली थ्रेसिंग मशीन का यूज़ नहीं करते हैं कृषि में। ट्रैक्टर का भी यूज़ डेली नहीं करते हैं, सिर्फ खेत जोतने के लिए करते हैं। भूमि भी आपका ये हो गया, आपका स्टेबल प्रॉपर्टी हो गई, स्टेबल कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल इसमें पूछ रहा है। तो वो ऐसी चीज़ है पैसे का यूज़ कृषि में डेली लगता है। अगर आपको कहीं बीज खरीदना है, या फिर लेबर को देने हैं, या फिर जुताई देनी है, बुआई देनी है, कुछ भी सिंचाई देनी है, तो हर जगह आपको किस चीज़ का काम लगेगा? पैसे का। ठीक है, तो क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा जाता है बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 टेस्ट में 13 शतक बनाए हैं? तो अभी तक जो है 26 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि
जो कि टेस्ट में तिहरे शतक बना चुके हैं। तो इनमें सबसे भारत के खिलाड़ियों में सब नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का। अभी जल्द में ही करुण नायर ने जो है 303 रन बनाए थे नॉट आउट, और ये टेस्ट में जो है इनका 13 शतक पहला था। लेकिन जो है हमारे जिसमें रिकॉर्ड है, नाम है 2 तिहरे शतक मारने के 2 टेस्ट में, वो है वीरेंद्र सहवाग के नाम। 2004 में इन्होंने 309 रन बनाए थे और 2008 में फिर इन्होंने 319 रन। तो 2 तिहरे शतक जो है वीरेंद्र सहवाग के नाम पे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं अपनी टीम के। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या है? पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या है? पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या है? पोटेशियम, देखिए नीचे आते हैं सल्फर, एस जो है ये सल्फर का प्रतीक है। Ca कैलियम, ये है कैल्शियम का प्रतीक, इसका लैटिन नाम है कैलियम, ठीक है। सोडियम Na, इसका जो है ये सोडियम का प्रतीक है Na, और कैलियम जो है ये पोटेशियम का लैटिन नाम है। तो इसका जो है K से इसको विरूपित करते हैं, तो इसका यहाँ पे जो है प्रतीक क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और कैलियम ये हो गया K, पोटेशियम का जो है ये पोटेशियम का ये प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? पवन द्वारा परागण, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परागण है क्या। परागण, पॉलिनेशन कहते किसे हैं? देखिए ये पुष्पों में होता है, पुष्पों में प्रजनन की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पुष्पों में प्रजनन कैसे होता है? पुष्पों में 2 भाग होते हैं, एक होता है एंथर जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो होता है दूसरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो एंथर जो है, जब स्टिग्मा एंथर के जो है पॉलिनेटिंग जो एलिमेंट होते हैं वो जब एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। ये कई तरह से होता है, पानी से भी होता है, बारिश हो गई पानी में बह के फिर उसके स्टिग्मा पे गए, उसके कण चिपक गए, उससे भी होता है पराग कण चिपक गए, और हवा से भी होता है। तो जब हवा से होता है तो इसको कहते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली वायु परागण। एनीमोफिली याद कैसे रखेंगे? वायु का दाब नापने के लिए कौन सी मशीन होती है? एनीमोमीटर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि पॉलिनेशन जब हवा के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक किसके साथ मेल खाता है? तो भारत में खरीफ का मौसम का मतलब हो गया जब आपका ये मौसम आता है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलता है। और ख़रीफ के मौसम की सबसे प्रमुख फसल क्या है? धान है। तो ये जो है आपका जो मैच करता है ये दक्षिण पश्चिम के मानसून से मैच करता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष शरण ली थी? तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष शरण ली थी? देखिए 1959 में तिब्बत में जो है एक जिलंग स्कूल होता है, जिसको जो तिब्बती बुद्ध धर्म का स्कूल होता है, उसके जो है 14th धर्मगुरु जो है दलाई लामा। धर्मगुरु को ये देखिए, दलाई लामा किसी का नाम नहीं, ये इसके तिब्बती धर्मगुरु को ही दलाई लामा कहते हैं। एक पद होता है जिसके पास राजनैतिक आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं। तो इस टाइम पे 14th जो है धर्मगुरु हैं तेंजिंग ग्यात्सो जो हैं ये हैं आपके। और जो ये कि पहले इसमें पूछा है कि कब शरण ली थी, तो 1959 में हुआ क्या था? 30 मार्च 1959 को अमेरिका की एक एजेंसी CIA उसके द्वारा इनको जो है यहाँ से लाया गया था, चीन से तिब्बत से इंडिया में लाया गया था। इंडिया के धर्मशाला में, धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश का एक सिटी है हिमाचल प्रदेश में, उसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो वहाँ पे लाया गया था, वहाँ पे ये स्कूल है आपका जिलंग स्कूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19th क्वेश्चन। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वाश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? स्क्वाश खिलाड़ी निकोल डेविड ये जो एक फीमेल प्लेयर हैं स्क्वाश की, जो कि मलेशिया के हैं, और मलेशिया की राजधानी क्या है? ग्वालालंपुर है।
और यहाँ की मुद्रा जो है रिंगिट है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं, रिंगिट है यहाँ की मुद्रा। यहाँ के मुहियुद्दीन यासीन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और 29 फरवरी 2020 में ही अभी ये चुने गए हैं। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन हो सकता है। मुहियुद्दीन यासीन प्रधानमंत्री हैं जो कि कहाँ के, मलेशिया के, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच कौन सी जल संधि है? तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच जौहर जल संधि है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आया। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी का नाम क्या है? माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध क्यों है? यह जो है मध्य प्रदेश की रानी थी और इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। याद कर लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर ने है जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हीं ने जो है इस माहेश्वरी साड़ी का प्रचलन किया था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना करते हैं। जीके में दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ऐसे ही हिस्ट्री और टेक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।